In the topic fields due to moving charges and radiation, we have seen the concept of electrodynamic potentials, that is the vector potential A and the scalar potential phi in the previous lecture. And you have also expressed Maxwell's field equations in terms of these potentials, and you have seen actually the Maxwell's field equations which are in terms of the electric and magnetic field, and its number is 4, reduced to two field equations in terms of these potentials. Now, in fact, in this present lecture, our aim is to solve those Maxwell's field equations. And you will see when we solve these equations, the solution is simply known as retarded potentials. So actually, in this lecture, we are going to see the concept of retarded potentials. Although in our discussion, there will be also there will come a potential which is known as advanced potential, but that is not physically accepted potential. So basically, we will deal with the retarded potential. As this concept is very vast, so I have divided this lecture in two parts. So actually in this first part of the lecture, we will see some of the calculations regarding this solution of inhomogeneous Maxwell's equation, and after that the second lecture will be the concluding lecture when we will see the actual concept of retarded potential. तो जैसा मैंने आपको पिछले क्लासेज में बताया था कि अगर आप फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज जानना चाहते हैं तो उसके लिए दो कॉन्सेप्ट यूज होता है, एक को कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं और दूसरे को दूसरा थियरी ऑफ रिलेटिविटी। लेकिन जो हमारा प्रेजेंट कंसर्न है वो है रिटार्डेड पोटेंशियल से हम उसके टर्म में मूविंग चार्ज के कारण फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं। इसलिए पहले रिटार्डेड पोटेंशियल होता क्या है इसके संबंध में आज हम लोग जानना चाहेंगे। थोड़ा सा हमने आपको बताया था कि अगर आप मान लेते हैं कि ये हमारा सोर्स है जो पी पॉइंट पर फील्ड प्रोड्यूस करेगा, इफेक्ट पैदा करेगा या पोटेंशियल पैदा करेगा, तो पी पॉइंट को फील्ड पॉइंट कहते हैं। एक्चुअली इस केस में हम लोग करते क्या है कि जो हमारा रिटार्डेड पोटेंशियल जो फील्ड पॉइंट पर होता है उसका जो पैरामीटर है उसको रिलेट करते हैं सोर्स पॉइंट से, और चूँकि पहले कॉज होगा सोर्स के जगह पर और उसका इफेक्ट अनुभव किया जाता है फील्ड के जगह पर, इसलिए जो कॉज है वह पहले और इफेक्ट बाद में, इस कारण से इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को रिटार्डेशन कहते हैं। और इस टर्म में जो पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे उसको हम लोग रिटार्डेड पोटेंशियल बोलेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट डेवलप कैसे किया जाए। तो जैसा हमने अभी आपसे कहा था कि एक्चुअली इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल्स मैक्सवेल्स फील्ड इक्वेशंस दो हो जाता है, और हमारा एम है एक्चुअली मैक्सवेल के उसी दो इनहोमोजेनियस इक्वेशन को पर्टिकुलरली इन फ्री स्पेस में सॉल्व करना। अब ये फील्ड इक्वेशन है क्या, ये आपने ऑलरेडी पढ़ा है। हालांकि पिछले क्लास में हमने जनरल डाइलेक्ट्रिक मीडियम लिया था, यहाँ पर्टिकुलरली फ्री स्पेस की बात कर रहे हैं। तो केवल दो पैरामीटर बदल जाएगा, जहाँ परमिटिविटी एप्सिलॉन लिखा होगा वहाँ अब एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे, जहाँ परमिएबिलिटी म्यू लिखा होगा वहाँ अब परमिएबिलिटी म्यू नॉट लिखेंगे फ्री स्पेस के लिए। और आपने देखा था कि जब हम मैक्सवेल के फील्ड इक्वेशंस को व्यक्त करते हैं इन टर्म्स ऑफ द इलेक्ट्रोडायनामिक पोटेंशियल्स फाई एंड ए, तो हमारा इक्वेशन क्या हो जाता है, डीएलेम्बर्सियन फाई इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने यह लिखा है। एक्चुअली एक बात मैं आपको कहूँ कि ये वीडियो मैंने पहले ही रिकॉर्ड किया था, लेकिन एक गलती के कारण जो साउंड है वह रिकॉर्डेड नहीं हुआ, इसीलिए सारी बात लिखी हुई है। चूँकि अब फिर से हम इसको उतना करें ये थोड़ा हमारे लिए कठिन था, तो सब बात लिखी हुई है और हम उसी को समझा देंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम लिख करके आपको पढ़ाएंगे।
सो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको माइंड नहीं करेंगे, ये तो हमको डबल लेबर हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, और जो दूसरा इक्वेशन है वो है डीएलेम्बर्शियन ए इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे। आप सारे टर्म से वाकिफ़ है। एक्चुअली यहाँ जो रो है और जे ये सोर्स है हमारे पोटेंशियल या फील्ड का। और आप जानते हैं कि जो डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर है दैट इज बॉक्स स्क्वायर ऑपरेटर, ये कैसे डिफाइंड होता है? तो डेल स्क्वायर, जिसको लाप्लासियन कहते हैं, माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल टू बाय डेल टी स्क्वायर। ठीक है। और आपने पढ़ा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पीड होता है c, वह 1/√ओवर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है। इसका मतलब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट 1/c² होगा। इसलिए इस बॉक्स ऑपरेटर या डीएलेम्बर्शियन ऑपरेटर को आप यह भी लिख सकते हैं कि दिस इज डेल स्क्वायर माइनस 1/c² डेल टू बाय डेल टी स्क्वायर। यद्यपि यहाँ हमने लिखा नहीं है, आगे लिखेंगे। ठीक है। अब हमने आपसे कहा कि हमारा एम क्या है, इसी इक्वेशन को सॉल्व करना है। एक्चुअली यहाँ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन के यूज से हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। अगर आप डिफरेंट टेक्स्ट बुक देखेंगे तो देयर आर डिफरेंट अप्रोचेज टू सॉल्व दीज इक्वेशंस। ऐसा नहीं कि जो मैं करने जा रहा हूँ केवल वही तरीका है, और भी तरीका है, लेकिन इस तरीका में हम लोग बहुत सारी बातों को सीखते हैं, इसीलिए मैंने इस मेथड को अडॉप्ट किया है। हालांकि इसमें कुछ जो मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल टूल्स है, वह हो सकता है आप में से कुछ के लिए नई बात भी हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि उन बातों को आप डिटेल जानना चाहते हैं तो या तो मेरा मैथमेटिकल फिजिक्स का वीडियो देखिए या कोई टेक्स्ट बुक देखिए जहाँ पर ऐसी बातें आपको मिलेगी। इनफैक्ट आप देखेंगे कि इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 3 मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली हम लोगों को यूज में आता है। पहला है फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन, दूसरा है डिराक डेल्टा फंक्शन, और तीसरा होगा इनफैक्ट ग्रीन्स फंक्शन। ठीक है, ग्रीन्स फंक्शन। अब देखिए, अब अगर हम बात करें इस 2 इक्वेशन का, जो इक्वेशन 1 में डिफाइंड है, इक्वेशन ए और इक्वेशन बी, अगर इस दोनों की बात करें तो हम इस दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं, सिंगल इक्वेशन के रूप में। मतलब आपको एक पोटेंशियल फंक्शन लेना होगा जो फाई और ए दोनों को रिप्रेजेंट करे, और फिर आपको सोर्स फंक्शन लेना होगा जो रो और जे दोनों को रिप्रेजेंट करे। ये सिंबॉलिकली हम लोग मान सकते हैं। तो आप देखिए कि हमने ऐसा किया है। यहाँ पर हमने उस दोनों इक्वेशन को कंबाइंड रूप में ऐसे लिखा कि बॉक्स स्क्वायर साई ऑफ आर टी इक्वल टू माइनस जी ऑफ आर टी। यहाँ जो साई ऑफ आर टी है वह पोटेंशियल फंक्शन है फील्ड पॉइंट आर और आर पर, और इनफैक्ट इस साई में कंटेंट है दोनों ही पोटेंशियल फंक्शन। साई जब आप लिखेंगे तो इसका मतलब फाई भी होगा, इसका मतलब ए भी होगा। और उसी तरह से ये जो फंक्शन है जी ऑफ आर टी, ये एक्चुअली कहलाता है सोर्स फंक्शन, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है सोर्सेस रो और जे को। आप जानते हैं कि रो चार्ज से रिलेटेड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स आप कह सकते हैं, या पोटेंशियल फाई का सोर्स कह सकते हैं, और जो जे है वह पोटेंशियल ए का सोर्स है। इसलिए जी इज नोन एज सोर्स फंक्शन। तो जी जब आप बोलेंगे तो ये रो को भी कवर करता है और जे को भी, और साई जो कि हमारा पोटेंशियल फंक्शन है वह दोनों पोटेंशियल फाई और ए दोनों को कवर करता है। ठीक है। अब इनफैक्ट इसमें आने वाला जो हमारा पोटेंशियल फंक्शन है साई और सोर्स फंक्शन है जी, हम इस दोनों फंक्शन को फूरियर एनालिसिस के यूज से डिफाइन कर सकते हैं, या कहिए कि फाइंड आउट कर सकते हैं। एक्चुअली जो फूरियर थ्योरम है वो बताता है कि कोई भी जो कॉम्प्लेक्स सिंपल हार्मोनिक वाइब्रेशन है दैट कैन बी एस्यूम्ड एज ए कॉम्बिनेशन और एज ए सुपरपोजिशन of the so many simple harmonic terms or vibrations of different frequencies, a large number of frequencies। ऐसी स्थिति में देखिए कि अगर हम फूरियर एनालिसिस का यूज करें तो इस g ऑफ आर टी को क्या लिखते हैं, ये
अगर आप फूरियर एनालिसिस पढ़ते भी हैं तो ये तो जस्ट डेफिनीशन है, इसको याद ही रखना होगा। फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन को ऐसे ही डिफाइन किया जाता है कि अगर जी ओमेगा ऑफ आर कोई फंक्शन है, हम उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो लिखेंगे जी ऑफ आर टी इक्वल टू इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा। एक्चुअली ये फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन है जी ओमेगा ऑफ आर का, और ये जो जी ओमेगा ऑफ आर है दिस इज कॉल्ड फूरियर कोएफिशिएंट। यहाँ ओमेगा एक्चुअली वेव का फ्रीक्वेंसी है। जो आपने मैक्सवेल का 2 इक्वेशन देखा वो है क्या, वह तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन है और ओमेगा उसका फ्रीक्वेंसी। और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल का लिमिट बताता है कि आप इंटायर फ्रीक्वेंसी के लिए इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। अब देखिए, अब इस जी ओमेगा ऑफ आर जिसे आप फूरियर कोएफिशिएंट कहते हैं, इसको इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट किया जाता है। और फिर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन ही बताता है कि अगर जी ओमेगा ऑफ आर का फूरियर ट्रांसफॉर्म है जी ऑफ आर टी, तो जी ओमेगा ऑफ आर कितना के बराबर होगा। तो जस्ट डेफिनेशन कहता है कि दिस विल बी इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ऑफ आर टी ई टू द पावर आई ओमेगा टी डी टी। मार्क करिए, फर्स्ट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन है ओमेगा के रिस्पेक्ट में और दूसरे में टी के रिस्पेक्ट में। ध्यान दीजिए, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन में प्रेजेंट है और इन्वर्स में उसका इन्वर्स लिखते हैं ई टू द पावर प्लस आई ओमेगा टी। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है। एग्जैक्टली सेम मैनर से ऑफ साई ऑफ आर टी को आप फूरियर एनालिसिस के आधार पर लिख सकते हैं, फिर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन से उसके कोफिशिएंट को डिफाइन कर सकते हैं। जो आप देखिए एग्जैक्टली सेम साई ऑफ आर टी, ये क्या होगा, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा। और अगर हम फूरियर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें तो ये जो फूरियर कोएफिशिएंट है साई ओमेगा ऑफ आर, उसको लिख सकते हैं अगेन 1/2 पाई इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ऑफ आर टी ई टू द पावर आई ओमेगा टी डी टी। एग्जैक्टली सेम। अब देखिए, इक्वेशन 5 में आपने साई ऑफ आर टी को डिफाइन किया है और इस इक्वेशन 3 को जरा आप देखिए, इसमें आपने जी ऑफ आर टी को डिफाइन किया है। अब इस जी ऑफ आर टी एंड साई ऑफ आर टी, इस दोनों का वैल्यू हमें रखना है इक्वेशन नंबर 2 में। आप ध्यान से देखिए, यहाँ साई ऑफ आर टी है, जी ऑफ आर टी है, और उसका वैल्यू कहाँ से रखेंगे, 3 और 5 से। एग्जैक्टली आप इसको पुट कर सकते हैं यहाँ पर। देखिए, तो ये वैल्यू पुट किया गया। डी एलम्बर्शियन है इस इक्वेशन में, डी एलम्बर्शियन ऑपरेटेड था साई ऑफ आर टी पर, और साई ऑफ आर टी के जगह पर यह इंटीग्रल लिखेंगे जो अभी आपने डिफाइन किया है फूरियर एनालिसिस के आधार पर कि सो दिस इज डी एलम्बर्शियन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू जी ऑफ आर टी। एंड जी ऑफ आर टी आपने डिफाइन किया इक्वेशन 3 में कि दिस इज इंटीग्रल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी जी ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा। और आपने देखा था कि ये जो हमारा डी एलम्बर्शियन ऑपरेटर है दिस इज इक्वल टू डेल स्क्वायर माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल 2 बाई डेल टी स्क्वायर। लेकिन आप जानते हैं कि म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट जैसा हमने अभी आपको बताया था दिस इज 1/c स्क्वायर। So you can write del square minus 1/c square del 2 by del t square instead of this D एलम्बर्शियन ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटेड है सेम इंटीग्रल पर, इसको जस्ट हमने रिपीट कर दिया, इसको पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, आप इसको देख सकते हैं। और RHS बिल्कुल एटीज है, जैसा था वैसा ही लिख दिया। अब देखिए, अब LHS में जो ऑपरेटर है डेल स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर डेल 2 बाई डेल टी स्क्वायर, इसका 2 पार्ट है। अब इस दोनों पार्ट को इस इंटीग्रल के ऊपर सेपरेटली ऑपरेट करा देंगे।
तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म क्या होगा, डेल स्क्वायर ऑपरेटेड ऑन इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई ओमेगा ऑफ आर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा, और फिर -1/c² डेल 2/del t² को आप इस पर ऑपरेट कराइए। तो अब देखिए, फर्स्ट टर्म हमने कहा था कि डेल स्क्वायर विल बी ऑपरेटेड ऑन दिस इंटीग्रल, आप देख सकते हैं, एंड -1/c² डेल 2/del t²। लेकिन ध्यान दीजिए कि हमारे इस इंटीग्रल के अंतर्गत जो फंक्शंस है उसमें एक फंक्शन है साई ओमेगा ऑफ आर और दूसरा है ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। तो ये जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है ये पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर है टी के रेस्पेक्ट में, इसलिए जब टी के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो साई ओमेगा ऑफ आर को कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, क्योंकि ये तो आर का फंक्शन है, टी का नहीं। सो दिस डेल 2/del t² विल बी ऑपरेटेड ओनली ऑन ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ क्या क्या, डेल 2/del t² को ऑपरेट करा दिया इसके ऊपर। अब ध्यान से देखो, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी के रेस्पेक्ट में 2 बार डिफरेंशिएटेड होगा। ध्यान से सोचिए, अगर फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, माइनस आई ओमेगा ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे फिर माइनस आई ओमेगा आएगा। ध्यान से देखो, माइनस आई ओमेगा इंटू माइनस आई ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, और आई ओमेगा इंटू आई ओमेगा, आई स्क्वायर दैट इज -1। So this will be minus omega square e to the power minus i omega t। तो डेल 2/del t² जब ऑपरेटेड होगा इस e to the power minus i omega t पर, तो आपको क्या मिलेगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर e to the power minus i omega t। अब ये माइनस ओमेगा स्क्वायर तो कांस्टेंट है, इंटीग्रल के बाहर आएगा, लेकिन अब ध्यान से देखिए यहाँ सेकेंड टर्म में ऑलरेडी पहले से माइनस है और माइनस ओमेगा स्क्वायर आएगा, दैट विल बिकम प्लस। सो दिस सेकेंड टर्म बिकम्स प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय c² इंटीग्रल दिस मच। तो फर्स्ट टर्म ज्यों का त्यों रहा, सेकेंड टर्म में यहाँ प्लस हो गया, और RHS भी ज्यों का त्यों है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब अगर इस RHS में जो टर्म है आप इसको LHS में ले आइए। आप गौर कीजिए यहाँ पर, तब 3 टर्म्स है टोटल, और तीनों टर्म में कुछ से कॉमन बात है, जैसे इंटीग्रल -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हर एक में प्रेजेंट है। ठीक है, तो हम एज ए होल डायरेक्टली -इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल सारे टर्म के लिए एक साथ ऑपरेट करा देंगे। फिर ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी डी ओमेगा भी कॉमनली सब में प्रेजेंट है, तो उसको सेपरेटली लिख लिया, आप देख रहे हैं, और रिमेनिंग टर्म्स को इस स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर लिख दिया। तो क्या बचा, डेल स्क्वायर साई ओमेगा ऑफ आर प्लस ओमेगा स्क्वायर c² साई ओमेगा ऑफ आर प्लस जी ओमेगा ऑफ आर। इज इट क्लियर? हम उम्मीद करते हैं बिल्कुल ये आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। सिंपल अलजेब्रा है, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को आप देखिए, RHS में 0 है और यहाँ इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं ओमेगा के रिस्पेक्ट में, और एक वेरिएबल और है आपका t, लेकिन रिजल्ट फिक्स्ड है कि 0 ही आना है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ओमेगा और t का हम कोई भी वैल्यू रखें रिजल्ट हमेशा 0 होगा। इट मीन्स इस इंटीग्रल का 0 आना इस ओमेगा और t पर नहीं निर्भर करता है। अगर उस पर निर्भर करता तो ऐसा होता कि कोई सर्टेन वैल्यू होगा ओमेगा और t का जिसके लिए 0 होगा, लेकिन किसी दूसरे के लिए 0 नहीं भी हो सकता। लेकिन रिजल्ट हमेशा के लिए 0 है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स डेफिनेटली दिस definite integral will be 0 for all values of omega and t only when this term inside the square bracket is 0।
जब ये पर्टिकुलर रूप से स्क्वायर ब्रैकेट के भीतर का टर्म जीरो होगा तब ओमेगा और टी का कुछ भी मान हो लेकिन ये इंटीग्रल जीरो ही होगा। तो इस आर्गुमेंट के आधार पर आप कह सकते हैं कि जो टर्म्स इनसाइड दिस स्क्वायर ब्रैकेट मस्ट वैनिश, मस्ट बी जीरो। इज इट ओके? आपने समझा? आपने समझा होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, वही डेल स्क्वायर साई ओमेगा ऑफ आर प्लस ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर साई ओमेगा ऑफ आर जी ओमेगा ऑफ आर इक्वल टू जीरो, ये हमने कर दिया। अब आप फिर इस जी ओमेगा ऑफ आर को आर एच एस में ले जाइए, माइनस जी ओमेगा ऑफ आर हो गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिए, आपने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में हमारा यूट्यूब लेक्चर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, वहाँ मिलेगा आपको पॉइसन्स इक्वेशन। मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ना रहता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। आपको वहाँ मेरा 12वां वीडियो जो बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का है वो आपको यही मिलेगा, पॉइसन्स इक्वेशन एंड सॉल्यूशन। और आप देखते हैं कि जो पॉइसन्स इक्वेशन है यह है क्या, तो डेल स्क्वायर साई इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, दिस इज पॉइसन्स इक्वेशन। एक्चुअली साई यहाँ पोटेंशियल फंक्शन है और रो जो है वह, अगर इलेक्ट्रोस्टैट की बात करते हैं तो यह रो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, ठीक है। अगर आप इस पॉइसन इक्वेशन का कंपैरिजन दिस इक्वेशन नंबर 7 से करें तो आप एक बात गौर करिए कि डेल स्क्वायर साई, इसके जगह पर इक्वेशन 7 में है डेल स्क्वायर साई ओमेगा ऑफ आर, और माइनस जी ओमेगा ऑफ आर जो आर एच एस में है इक्वेशन 7 में, उसके जगह पर है माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसा है, एकमात्र डिफरेंस है इक्वेशन 7 का एलएचएस में जो यह सेकेंड नंबर का टर्म है वह यहाँ प्रेजेंट नहीं है। इस सेकेंड टर्म का भले ही कुछ अलग रोल होगा जो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आज के लेक्चर में नहीं बल्कि नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन ऐसी स्थिति में इनफैक्ट हम लोग देखेंगे कि जब पॉइसन इक्वेशन के फॉर्म में इक्वेशन है हमारा 7, तो उस कंडीशन में इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हम एक ख़ास तरीके से पता करते हैं। जैसे इस फिगर को देखिए, यहाँ ओ ओरिजिन है, एक आर्बिट्रेरी ओरिजिन जहाँ आप कोई सोर्स मानते हैं, और यहाँ पर फिर हमने एक पॉइंट ओ प्राइम दिखाया जहाँ यूनिट पोटेंशियल का सोर्स मान रहे हैं, यूनिट पोटेंशियल का सोर्स, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल जिसका वैल्यू यूनिट होगा, और P हमारा फील्ड पॉइंट है जहाँ इफेक्ट जानना चाहते हैं। इस आर्बिट्रेरी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये जो यूनिट पोटेंशियल का सोर्स है पॉइंट O प्राइम पर, उसका पोजीशन वेक्टर है R प्राइम, और फील्ड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है R। ऐसी स्थिति में अगर आप यूनिट पोटेंशियल के सोर्स के रेस्पेक्ट में P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कैपिटल R मान लेते हैं तो आप ट्रायंगल ऑफ एडिशन से कह सकते हैं दिस कैपिटल R विल बी इक्वल टू R माइनस R प्राइम। हमने यहाँ दिखाया है कि R प्राइम प्लस R इक्वल टू R एंड देयरफॉर कैपिटल R विल बी स्मॉल r माइनस R प्राइम। इनफैक्ट 7 नंबर के इक्वेशन का सॉल्यूशन पता करने के लिए करना क्या होता है कि इस यूनिट पोटेंशियल के सोर्स के कारण पहले सॉल्यूशन लिखेंगे, अब फिर बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अगर इंटायर पोटेंशियल के कारण हमको जानना होगा सॉल्यूशन, तो उस बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन उसी रिजल्ट को सम अप कर देंगे या उसका इंटीग्रल ले लेंगे, तब आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मालूम हो जाएगा। इनफैक्ट ऐसे कंडीशन में जब आप कहते हैं कि यूनिट पोटेंशियल सोर्स के कारण P पॉइंट पर क्या होगा हमारा इफेक्ट, या कहिए कि सॉल्यूशन क्या होगा इक्वेशन 7 का, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन होता है वह वास्तव में डिराक डेल्टा फंक्शन होता है जब हम यूनिट पोटेंशियल सोर्स मानेंगे। अब ये डिराक डेल्टा फंक्शन हो सकता है आपके लिए नई बात हो, तत्काल आप इसको याद रखिए, थोड़ा इसका प्रॉपर्टी हम आगे बताने जा रहे हैं। देखिए तो इसके सॉल्यूशन को लिखेंगे g ऑफ r स्मॉल g ऑफ r इक्वल टू डेल्टा r माइनस r प्राइम, वेयर डेल्टा r माइनस r प्राइम दिस इज नोन एज डिराक डेल्टा फंक्शन। आप देखेंगे जब डिराक डेल्टा फंक्शन
आगे आप पढ़ेंगे तो हम अभी यहाँ पर जस्ट इसका जो बेसिक डेफिनीशन उसको मेंशन कर दिए हैं कि दिस डेल्टा फंक्शन इज इक्वल टू इन्फिनिटी इफ आर इज इक्वल टू आर प्राइम, मतलब आर और आर प्राइम एक ही पॉइंट है, मतलब सेम पॉइंट है, तो वहाँ पर इस डेल्टा फंक्शन का मान इन्फिनाइट होगा। लेकिन बाय द वे अगर आर आर प्राइम से डिफरेंट है, अगर आप जो यूनिट पोटेंशियल का सोर्स है उससे अलग पॉइंट पर फील्ड पॉइंट लेते हैं तो वहाँ पर यह डेल्टा फंक्शन वैनिश कर जाता है, दिस इज इक्वल टू जीरो, है ना, यह जीरो के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये इसको हम लोग डेल्टा फंक्शन कहते हैं। अब देखिए, अब हमने कहा कि यहाँ पर आपको मानना है एक यूनिट पोटेंशियल का सोर्स। नॉर्मली मैथमेटिकली जो हमारा ग्रीन्स फंक्शन है दैट इज ए सुटेबल कैंडिडेट फॉर द यूनिट पोटेंशियल सोर्स। इसीलिए जब आप यूनिट पोटेंशियल सोर्स कहते हैं तो इसका मतलब हम उसे ग्रीन्स फंक्शन के तरह ट्रीट कर सकते हैं जिसको कैपिटल जी से लिखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचिए कि यूनिट सोर्स का जब पोटेंशियल लेंगे तो हमारा पोटेंशियल होगा क्या, तो ग्रीन्स फंक्शन होगा। और तब हम अगर इस इक्वेशन नंबर 7 को लिखना चाहेंगे तो जो जनरल आपने कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल लिखा था साई ओमेगा ऑफ आर, इसको रिप्लेस कर देंगे किस चीज से, ग्रीन्स फंक्शन से, कैपिटल जी से। ठीक है, और जी आपने यहाँ डिफाइन किया है कि जी, अब यहाँ जो सबस्क्रिप्ट ओमेगा है वह केवल रेफर कर रहा है कि ओमेगा फ्रीक्वेंसी के लिए वह बराबर है डेल्टा फंक्शन के। तो क्या करना होगा, ऐसी स्थिति में यूनिट सोर्स का, यूनिट पोटेंशियल का अगर सोर्स लेंगे, इक्वेशन 7 में साई को रिप्लेस कर देंगे ग्रीन्स फंक्शन से और ये जो आरएचएस में स्मॉल जी है उसको डेल्टा फंक्शन से। तो आपका इक्वेशन हो गया ये डेल टू जी ऑफ आर आर प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर जी ऑफ आर आर प्राइम एंड इक्वल टू माइनस डेल्टा आर माइनस आर प्राइम। एक रिमार्केबल बात यहाँ है कि हमारा जो ग्रीन्स फंक्शन है वह केवल आर का फंक्शन नहीं होता है बल्कि वह आर प्राइम का भी फंक्शन होता है। कि कहाँ आपने यूनिट सोर्स को माना है उस पर भी यह डिपेंड करता है, उसके लोकेशन पर। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में ये तो आपने यूनिट सोर्स के कारण लिखा सॉल्यूशन। अब अगर हम लोग जानना चाहते हैं कि टोटल सोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा सॉल्यूशन, तो उस स्थिति में हम लोग इसी इक्वेशन 8 का जो सॉल्यूशन होगा दैट विल बी कैपिटल जी, उसका इंटीग्रल ले लेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कि बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन सॉल्यूशन फॉर द टोटल सोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज गिवन बाय साई ओमेगा ऑफ आर इक्वल टू इंटीग्रल जी ओमेगा ऑफ आर टाइम्स जी ऑफ आर आर प्राइम डी वी प्राइम। व्हाट इज दिस डी वी प्राइम? एक्चुअली डी वी प्राइम एक वॉल्यूम एलिमेंट है। छोटा सा कोई वॉल्यूम लेंगे, जो हमारा सोर्स पॉइंट था जिसका पोजीशन वेक्टर आपने आर प्राइम लिखा था, वहाँ का यह एक एलिमेंट्री वॉल्यूम है। ठीक है, अब एक्चुअली हम आज के लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। यहाँ हम लोग किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुँचे हैं। आप देखेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारा एम होगा कि ये जो जी आर आर प्राइम है इसका एक्चुअल वैल्यू क्या होगा उसे फाइंड आउट करना। तो ध्यान दीजिए, सेकेंड लेक्चर समझ में तब आएगा जब ये पहले का ये सब रिजल्ट आपके दिमाग में है। हम इस रिजल्ट को फिर रिपीट करेंगे सेकेंड लेक्चर में, केवल रिजल्ट, और फिर आगे की बात करेंगे, तब रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक लेक्चर में करने पर यह मैंने थोड़ा वास्ट हो जाता है, इसलिए हमने नहीं किया है। और दूसरी बात हमने आपसे कहा था कि चूँकि ये हम रिकॉर्ड किए थे और साउंड नहीं आने के कारण सारा चीज़ लिखा गया लेकिन रिकॉर्डेड नहीं हुआ, इसलिए हमने सब बात लिखा हुआ ही था। आपको समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं।